हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत डिमांड आ रही थी और आज हम वेक्टर कैलकुलस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके लिए कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा जो फिफ्थ सेमेस्टर के अभी से स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही है तो फिफ्थ सेम का आपको मिल जाएगा सिलेबस। एक बार आप एग्जाम दे लीजिए और उसके बाद आपको फिफ्थ सेम का मिल जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम सबसे लेट हो रहा है ना, इसलिए शायद ज़्यादा स्टूडेंट ना फेडअप से हो गए इस सेमेस्टर से, है ना, तो बोर हो जाते हैं ना एक तरह से। बाकी स्टूडेंट्स जो अगले सेमेस्टर में मूव कर चुके हैं और हमारा अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है ना। तो जल्दी से देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, मैं फटाफट से यहाँ पे सोल्यूशन करवाऊंगी भाई। बेसिक करवाने का टाइम नहीं है और बेसिक मैं ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ, यहाँ पर भी हो चुका है, यूट्यूब पे भी, और एप्लीकेशन पे तो खैर सारे क्वेश्चन हैं। आर यहाँ पे आपके पास गिवन है कोई भी वेक्टर, शो दैट आर इक्वल्स टू आर डॉट ए डैश बी डैश सी डैश। ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई, रेसिप्रोकल वेक्टर्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ए डैश क्या होता है, बी क्रॉस सी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, राइट। ऐसे बी डैश कीजिएगा, साइक्लिक ऑर्डर में चलते जाओ, राइट, ऐसे सी डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, आर इक्वल्स टू आर डॉट ए डैश इंटू ए। यहाँ पे मैंने एरो नहीं लगा रखा भाई, पॉसिबल नहीं है इतने सारे नंबर्स पे ना एरो लगाना, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी इनको, ठीक है। वैसे वेक्टर क्वांटिटी है, यू नो, ओके। चलिए, तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि आर इक्वल्स टू आर डॉट ए डैश इंटू ए प्लस आर डॉट बी डैश इंटू बी आर डॉट सी डैश इंटू सी। हम फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं, फर्स्ट पार्ट। अब नॉर्मली हम आर को क्या लेकर चलते हैं, हम आर को लेकर चलते हैं एक्स आई, एक ऐसा वेक्टर जो 3D में है, यानी कि 3 डायमेंशनल एक्स आई वाई जे जेड के, है ना, एक्स आई वाई जे जेड के, ये हम लेकर चलते हैं। आई जे के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। बट इस क्वेश्चन के केस में हम आर को लेकर चलेंगे, ये नहीं लेंगे हम आर को। लेट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए वेक्टर। एक्स यहाँ पे क्या है, स्केलर नंबर, ठीक है ना, एक्स स्केलर नंबर है। वाई इंटू वेक्टर बी, z इंटू वेक्टर सी। क्लियर दिस पॉइंट। तो हम यहाँ पे लेकर चलेंगे आर को नेक्स्ट। अब मुझे यहाँ से चाहिए आर डॉट ए डैश आर डॉट बी डैश आर डॉट सी डैश। तो ये कैसे पॉसिबल रहेगा, देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा फाइंड आउट करती हूँ कि मुझे x की वैल्यू मिल जाए और y और z मेरे ज़ीरो हो जाए। स्केलर ट्रिपल जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसकी प्रॉपर्टीज काम आएंगी। अगर दो वेक्टर हमारे पास इक्वल है तो वो जीरो हो जाता है। क्लियर, समझ में आया। तो r इक्वल्स टू दिस, अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, y की निकाल लूँ, z की निकाल लूँ और यहाँ पर पुट कर दूँ तो मेरे पास वो रिलेशन आ जाएगा। लेकिन फाइंड आउट कैसे करें वैल्यू, मुझे ना यहाँ पे y और z को जीरो बना देना है। कैसे बनाएंगे भाई, हमें पता है कि यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम होते हैं तो वो जीरो बन जाएगा। तो इधर हम क्या करेंगे, b क्रॉस c से हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, r डॉट b क्रॉस c इक्वल्स टू, बोथ साइड करेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस c प्लस y इंटू b डॉट b क्रॉस c, z इंटू c वेक्टर c डॉट बी क्रॉस सी। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, पढ़ चुके हैं, प्लस वाई बी डॉट बी क्रॉस सी बी बी सी, जेड सी डॉट बी क्रॉस सी सी बी सी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यहाँ पे दो वेक्टर सेम आ रहे हैं तो ये तो हो गया मेरा जीरो। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, r डॉट बी क्रॉस सी, आप इसको इधर डिवाइड कर दीजिए ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से x। दैट मीन्स x मेरे पास क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू b क्रॉस सी। अभी मैंने लिखा हुआ था ना एक फॉर्मूला, ये वाला, a डैश किसके इक्वल है, b क्रॉस सी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर देखो b क्रॉस सी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, इट मीन्स r डॉट a डैश आ गया। किसकी वैल्यू,
x की वैल्यू। अब यहीं से आप अंदाजा लगाइए, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेती हूँ कि अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा x और जो z है ये टर्म तो 0 हो जाए और मुझे y की वैल्यू मिल जाए। मीन्स b के साथ में क्या डॉट प्रोडक्ट करूँ, दो वेक्टर्स की क्रॉस लेकर के, ताकि मेरे ये 0 हो जाए। तो c एंड a, राइट, और साइक्लिक ऑर्डर में चलो b डॉट c क्रॉस a। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को c क्रॉस a से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। r डॉट c क्रॉस a इक्वल्स टू x इंटू a डॉट c क्रॉस a प्लस y इंटू b डॉट c क्रॉस a प्लस z इंटू c डॉट c क्रॉस a, है ना। यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी, ये 0 हो गया, a स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए सी ए, ये तो मेरा 0 हो गया, प्लस y इंटू ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए, है ना, और ये 0 हो गया। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, अगर ये वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है किसके इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ r डॉट सी क्रॉस ए डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू y, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, r डॉट बी डैश। x की मुझे यहाँ मिल गई थी, है। आप या तो ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली एक निकाल के बाकी सिमिलरली आप लिख सकते हैं, अदरवाइज निकाल के दिखा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, r डॉट सी डैश। इन सब की वैल्यू उठाओ और फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। इधर अगर आप पुट कीजिएगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू है r डॉट, ओ सॉरी x की ही तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, r डॉट a डैश, और मल्टीप्लाई में क्या है, वेक्टर a है ना। फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y की, r डॉट बी डैश इंटू बी, r डॉट सी डैश इंटू सी। क्लियर दिस पॉइंट। तो इस टाइप से हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, r डॉट a इंटू a डैश। अब a डैश को बाहर ले लिया इसने। यहाँ पर अगर दोनों पार्ट्स प्रूव करने आ जाते हैं ना, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया और इसको प्रूव करने के बाद हम लिख देंगे इंटरचेंजिंग ए बी सी वेक्टर ए बी सी टू ए डैश बी डैश सी डैश। जहाँ पे ए है वहाँ पे ए डैश कर दीजिए, ए डैश है वहाँ पे ए कर दीजिए। तो अगर मुझे दोनों पार्ट प्रूव करने मिलते हैं एग्जाम में, तो हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर देंगे जैसे कि अभी प्रूव किया है, और फिर इंटरचेंज कर देंगे ए बी सी वैक्टर को, किससे, ए डैश बी डैश और सी डैश से। अगर आपको एग्जाम में केवल सेकंड पार्ट मिलता है, अगर सेकंड पार्ट मिलता है तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे और इसके बाद इंटरचेंज करेंगे। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इन वेक्टर्स की, इक्वल प्रूव करो ए बी सी स्क्वायर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर, और फिर ये इसको इस डिटरमिनेंट के इक्वल प्रूव करो। तो यहाँ पर आपको सारे स्टेप्स यहाँ पे प्रूव करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है। इसको कैसे ओपन करेंगे भाई, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ना। सो ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी, अगर मैं 3 वेक्टर लेती हूँ यानी कि P डॉट क्यू क्रॉस आर, पी क्यू आर ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लीजिए। डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्रॉस सी क्रॉस, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 4 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का, हमने फॉर्मूला रीड कर रखा है ना। चलो देखते हैं। ए क्रॉस बी, इसको पूरे को एक वेक्टर कंसीडर कर लीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्या होता है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, यही अप्लाई कर दो। बी क्रॉस सी, ये तो हो गया मेरे पास पहला वेक्टर, है ना, इंटू ए और मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी। क्लियर दिस पॉइंट। इसको मैंने एक वेक्टर मान लिया, P Q एंड R, समझ में आ। माइनस नाउ B क्रॉस C
मल्टीप्लाई बाय सी इंटू वेक्टर ए। पहले सी से करेंगे फिर ए के साथ करेंगे, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी डॉट ए क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए इंटू सी माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी सी इंटू ए। अब ये तो मेरा जीरो हो गया, क्या मिला मुझे, ए क्रॉस बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए इंटू सी, ये मिल गया। अब ये तो मेरे पास स्केलर क्वांटिटी आती है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप या तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट मेथड से कैसे भी करो, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी सी ए, या तो आप इसको एक बार ऐसा लिख दीजिए ए क्रॉस बी डॉट सी, क्योंकि सी वेक्टर की मल्टीप्लाई इस क्वांटिटी के साथ करेंगे आप। ये तो स्केलर हो गया ना, तो ये हमारे क्या चल रहे हैं, वेक्टर चल रहे हैं, राइट। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जरा, ए बी सी ए साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी सी, और ये मेरे पास क्या आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, किसके इक्वल आ गया, ए बी सी स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। ए बी सी स्क्वायर को आप लिख सकते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इंटू ए बी सी, है ना। यहाँ पर क्योंकि हमें ये पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वेक्टर ए ले लेते हैं a1i, a2j, a3k, बी ले लेते हैं b1i, b2j, b3k, और सी ले लेते हैं c1i, c2j, c3k, राइट। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है हम डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। a1, a2, a3 आप कंपोनेंट लेंगे ए वेक्टर के, बी वेक्टर के और सी वेक्टर के, है ना। b1, b2, b3, c1, c2, c3। here a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। क्लियर। अब यहाँ पर आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। देखो, डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट रो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो विद फर्स्ट रो, यानी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। फर्स्ट रो विद थर्ड रो, a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3। हमारे पास मैट्रिक्स में क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। मैट्रिक्स में ये डिटरमिनेंट हमारे पास है ना। तो डिटरमिनेंट में आप कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ देखोगे आप, जो सॉल्व मुझे प्रूव करना है, मुझे यहाँ पे a डॉट ए चाहिए, यहाँ पे मुझे a डॉट बी चाहिए, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट रो विद फर्स्ट रो, फर्स्ट रो विद सेकेंड रो, फर्स्ट रो विद थर्ड रो, ताकि ये मेरा आ जाए a डॉट बी। अब यहाँ पे a डॉट बी निकाल के देख लो, यही वैल्यू आएगी आपके पास, है ना। नेक्स्ट वन इज सेकेंड रो विद फर्स्ट रो, b1 a1, b2 a2, b3 a3। सेकेंड रो विद सेकेंड रो, b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, b3 स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज b1 c1, b2 c2, b3 c3, ठीक है। c1 a1, c2 a2, c3 a3 हो जाएगा भाई। अब ये c1 b1, c2 b2, c3 b3, और यहाँ पे आ जाएगा c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, राइट। इसको आप लिखेंगे दिस बिकम्स a डॉट ए, ये हो जाएगा a डॉट बी। अब ए बी सी वैक्टर है, करके देख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट यही आएगा। दिस वन इज ऑल्सो a डॉट बी, b डॉट बी एंड b डॉट सी। दिस वन c डॉट ए एंड c डॉट बी, c डॉट सी, ये आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शो दैट द वेक्टर्स a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a आर कोप्लानर इफ वेक्टर्स a b c आर कोप्लानर।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोप्लानर से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, किसी भी फॉर्म में दे देगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दे देगा, जैसे यहाँ पे ही दे दिया आपको, है ना। तो कोप्लानर का तो 100% आएगा, ध्यान से करना। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, अगर मैं इनको लेती हूँ पी क्यू आर, तो यहाँ पर 3 वेक्टर कोप्लानर कब होते हैं, जब पी क्यू आर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। और ये अभी अभी हमने किया है ना, these vectors यानी a क्रॉस b, we have to prove that क्या a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a, these are coplanar। देखो इस टाइप से प्रूव करना आता है ना, तो पहले आप बताया करो कि आपको क्या प्रूव करना है, आप डायरेक्ट लेकर चल पड़ोगे इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। थोड़ा यहाँ पे बता दो कि भाई ये मुझे प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए दैट इज हम क्या प्रूव करेंगे, हम ये प्रूव कर देंगे कि a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। ये मुझे प्रूव करना है। अब यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलती हूँ, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दूंगी और इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स हमारा कोप्लानर हो जाएगा, है ना। सो ये साइड लेकर चलिएगा। और अभी अभी हमने प्रूव किया है, इससे पीछे हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया था, स्केलर ट्रिपल, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किया है ना, ये आ गया था इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC स्क्वायर, इसके इक्वल आया था, है ना। और यहाँ पे कहता है कि ABC दीज आर ऑलरेडी कोप्लानर वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे गिवन क्या है ये भी लिख दो एक बारी, गिवन दैट ABC आर कोप्लानर, ABC कोप्लानर है, इससे आप क्या समझे, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC इज 0, है ना। तो इसका यूज अब हम फटाक से यहाँ कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मैंने ले लिया और यहाँ से हमने कहा कि अगर वो 0 है तो ये वैल्यू 0, और ये 0 है तो ये 0, और ये 0 तो ये कोप्लानर, कौन, ओ सॉरी ये नहीं भाई, ये कोप्लानर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा चेंज करा है, थोड़ा सा समझिए। पहले वाली देखो, इफ ABC बी 3 यूनिट वेक्टर्स, यहाँ पे भी ABC क्या है, 3 यूनिट वेक्टर्स, सच दैट B क्रॉस C क्रॉस A, ध्यान देना क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी A क्रॉस B इक्वल नहीं होता B क्रॉस A के, नहीं होता ना, कभी भी इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पर कहता है कि B क्रॉस C क्रॉस A इक्वल्स टू 1/2 इंटू वैक्टर C, फाइंड एंगल विच B मेक्स विद द वेक्टर C एंड वेक्टर A, जो एंगल निकालो जो वेक्टर B C और A के साथ बनाएगा, वेयर C A बीइंग नॉन पैरेलल, क्या है ये, पैरेलल नहीं है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है, 3 यूनिट वेक्टर गिवन है, यहाँ पर A क्रॉस B क्रॉस C है, यहाँ पर क्या था B क्रॉस C क्रॉस A, तो मिड वेक्टर आ गया था मेरे पास यहाँ पे C/2, है ना। यहाँ पे गिवन है A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू 1/2 इंटू B, अगर दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगी प्रोसेस मेथड सेम रहेगा, समझ में आया। चलो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा कि कई बार स्टूडेंट ये पढ़ के जाते हैं और स्टेटमेंट में ये दे देंगे तो वो तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ क्वेश्चंस की डायरेक्ट उस मेथड पर फोकस करते हैं, समझते नहीं है कॉन्सेप्ट को, है ना। चलो फाइंड एंगल विच A मेक्स विद B एंड C एंड B एंड C बीइंग नॉन पैरेलल, समझ में आ गया। चलो गिवन क्या है भाई, यहाँ पे गिवन है A क्रॉस B क्रॉस C, एक मैं करवा रही हूँ, फर्स्ट वाला आप खुद करके देखना, ठीक है। ओपन कर लीजिए यहाँ से A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C इक्वल्स टू 1/2 इंटू वैक्टर B, इधर शिफ्ट कर लो A डॉट C, इसको इधर शिफ्ट करोगे -1/2, B वेक्टर इसके पास है, B इसके पास है, कॉमन आ जाएगा, माइनस A डॉट B इंटू C इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये देने का क्या बेनिफिट है कि B एंड C आर दीज बीइंग नॉन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नॉन पैरेलल हैं तो जब आपने इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे भाई, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो कोई स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट है तो कोई स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, तो यहाँ वेक्टर B और C को एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया हमने, इसको सॉल्व किया तो मुझे ये स्टेप मिल रहा है, क्लियर दिस पॉइंट। अब अगर B और C नॉन पैरेलल है तो जब हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो इसके जो मल्टीपल है यानी कि कांस्टेंट है वो कैसे होंगे,
0 होंगे। इट मीन्स आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि बी और सी अगर नॉन पैरेलल है तो वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। नॉन पैरेलल है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है कि अगर मैं लिखूँ इनको स्केलर मल्टीपल में या लीनियर कॉम्बिनेशन में, लैम्डा 1 प्लस बी लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 इंटू सी वैक्टर इक्वल्स टू 0, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या होंगे भाई, 0 होंगे। समझ में आया। इसी कॉन्सेप्ट को उल्टे रास्ते चले जाओ, यानी बिल्कुल रेसिप्रोकल स्टेप्स यूज कर लो, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, मतलब ये नॉन पैरेलल गिवन है, नॉन पैरेलल गिवन है तो ये कांस्टेंट, ये लैम्डा 1 हो गया, ये लैम्डा 2 हो गया, तो ये क्या होंगे, 0। तो यहाँ पे हम बताएंगे a डॉट सी माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 एंड a डॉट बी इक्वल्स टू 0। रीजन दे दीजिए क्यों, b एंड c आर नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल। इसका मतलब क्या होंगे, b एंड c आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर पैरेलल होते तो डिपेंडेंट होते, डिपेंडेंट होते तो इनके मल्टीपल नॉट इक्वल्स टू 0 होते, कोई ना कोई एक मल्टीपल 0 होता। एक छोटी सी चीज़ है, देखो जब भी कोई दो वेक्टर या दो नंबर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट है तो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। दैट मीन्स मैं उनको क्या करूँगी, एक दूसरे को एक स्केलर कॉम्बिनेशन या स्केलर मल्टीपल में लिख सकती हूँ अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो। जैसे ए और बी लीनियरली डिपेंडेंट है तो मैं इनको एक स्केलर मल्टीपल में लिख सकती हूँ। स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं, इसका मतलब इनके जो, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करती हूँ, a माइनस लैम्डा बी इक्वल्स टू 0, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ पे a का मल्टीपल कौन है, 1 है। इसका मतलब यहाँ पे 1 एक ऐसा मुझे मिल रहा है स्केलर जो a का मल्टीपल है, लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर लैम्डा 0 भी हो जाता है तो मुझे एक स्केलर ऐसा मिल गया जो नॉन जीरो है, तो लीनियरली डिपेंडेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ आपको कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वेक्टर्स को हम एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर आ गया मेरे पास a डॉट सी इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे a डॉट बी इक्वल्स टू 0, a डॉट सी इक्वल्स टू 1/2, दैट मीन्स कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ एंगल बिटवीन a एंड c, एंगल बिटवीन a एंड c कैसे निकालेंगे भाई, देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू a डॉट सी डिवाइड बाय मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ c। ठीक है, आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, कॉस थीटा इक्वल्स टू a डॉट सी, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर गिवन है स्टार्टिंग से, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, राइट। सो a डॉट सी मुझे क्या मिल रहा है, कॉस थीटा के इक्वल मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ से, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको, उधर करना राइट हैंड साइड पे। इट मीन्स कॉस, अगर मैं थीटा 1 एंगल लेकर चलती हूँ ए और सी के बीच में, तो कॉस थीटा 1 आ गया मेरे पास 1/2। ठीक है, यहाँ से अगर दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 तो डायरेक्ट ही बोल सकते हो, थीटा 2 अगर एंगल लेती हूँ ए और बी के बीच में तो यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 को लिख सकते हो कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। मतलब ए और सी आपस में 60 डिग्री एंगल बनाएंगे और ए और बी आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रूव दैट 4 पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर्स। 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर आपको दे रखी है। मैं वेक्टर ए ले लेती हूँ, 4i + 5j + k। चलो मैं यहीं लिख देती हूँ, ये मेरा वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो हमने पढ़ा हुआ है कोप्लानर होते हैं, क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इक्वल्स टू 0, बट वो 3 वेक्टर होते हैं। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, कभी भी हमें ऐसे नहीं निकालना ए बी सी डी, ऐसे नहीं निकालना। ठीक है, हमें ए बी ए सी और ए डी वैक्टर्स फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर कोप्लानर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, वेक्टर ए बी ए सी ए डी, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेंगे ना, आई जे के की फॉर्म में मिलेंगे। और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। मतलब मुझे ये तो प्रूव करना है,
मुझे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो इसके लिए मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लूँगी किसका, ए बी वैक्टर का, ए सी और ए डी। अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ गया, दैट मीन्स दीज वैक्टर्स आर कोप्लानर। समझ में आया? चलो ये कैलकुलेशन खुद करना इजी सा ही है। प्रूव दैट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए बी सी इंटू सी। बहुत ईजी सा ही है, इसमें हम पीछे कर चुके हैं। बी क्रॉस सी ए, ये मुझे प्रूव करना है ना। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको पूरे को एक वेक्टर मान लो, इसको मैंने मान चाहे मत भी लो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कंसीडर कर लो कि ये मेरा एक वेक्टर है, तो यहाँ पे पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, 3 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो। P इंटू यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट होता है डॉट में मल्टीप्लाई में, और उसके बाद हम लेते हैं सेकेंड, ठीक है ना। फर्स्ट इंटू थर्ड इंटू सेकेंड, यही रूल होता है, इंटू सी माइनस बी क्रॉस सी, फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड कौन है, सी है, और इंटू थर्ड, थर्ड ए है। आई समझ में? फर्स्ट इंटू सेकेंड और यहाँ पर आ जाएगा थर्ड। ये रूल होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का, 3 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ से देख लो बी क्रॉस सी डॉट ए, बी सी ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 वेक्टर सेम आ रहे हैं। अब ये जो है बी सी ए साइक्लिक ऑर्डर में है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी सी इंटू सी। यही प्रूव करना था ना। बस कहता है डिड्यूस दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू दिस। वैसे तो पहले प्रूव कर चुके हैं हम, बट इसके अकॉर्डिंग अगर कीजिएगा तो हमें क्या करना है भाई, हमें इसका यूज करना है, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम 2 तरीके से ओपन करते हैं। कैसे? पी क्यू आर अगर गिवन है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? अब यहां पर हम कैसे लिखेंगे इसको, ये चाहिए मुझे। सो बी क्रॉस सी क्रॉस ए, यानी कि पी क्रॉस क्यू डॉट आर, ऐसे लिखेंगे हम। आया समझ में? ठीक है। अब क्योंकि ये मैं पहले बता चुकी हूं, इसकी वैल्यू यूज कर लो डायरेक्ट ही, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनटू वेक्टर सी, ठीक है, डॉट ए क्रॉस बी। अच्छा, अगर एग्जाम में आप डायरेक्ट कर दोगे ना, तो शायद एग्जामिनर नंबर ना भी दे, कट कर ले। क्यों? क्योंकि आपने बोला गया है कि हैज डिड्यूस दैट, तो इसी रिजल्ट से आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए बी सी इंटू सी ए बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वेक्टर ये है, वेक्टर क्वांटिटी से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सी के साथ जाएगा। सी डॉट ए क्रॉस बी सी ए बी होता है, ओके। सी ए बी साइक्लिक ऑर्डर है, इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी सी लिख सकती हूँ। दिस इज ए बी सी स्क्वायर। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए भी कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपको ट्राई करने हैं, और इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। कल ही आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी, यानी ये आपके जो वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर्स हैं सारे मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी एग्जाम से पहले ही, तो कंटिन्यूशन में क्लास मिलेगी अब आपको। ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, प्रूव कीजिए ए डॉट ए डैश बी डैश इंटू सी डॉट सी डैश इक्वल्स टू 3। तो इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था रेसिप्रोकल से क्वेश्चन आ सकता है। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कहता है इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लानर देन शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू दिस। ओके, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 9th इफ ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स देन आपकी बार क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे 0 प्रूव करना है, राइट। इजी सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है ज़्यादा। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, 3 वेक्टर्स है, दीज आर कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर है तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। एंड कहता है कि ये डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, 0 है, तो शो कीजिए ए बी सी इक्वल्स टू -1। कमेंट करके जरूर बताना कि 10th क्वेश्चन किन किन स्टूडेंट्स का हुआ है। पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो इसको जरूर करना है। 10th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर।
डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है ये, वैसे आपका जो लास्ट यूनिट बनता है वेक्टर कैलकुलस का वो पहले 3 चैप्टर से कवर आप कर सकते हो, मतलब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा फर्स्ट 3 चैप्टर से। एक हम कल कर चुके हैं, एक हम आज कर रहे हैं और एक हम नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, यानी कल करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी। स्केलर वेरिएबल क्या दे रखा है, टी दे रखा है। कांस्टेंट डायरेक्शन इज एफ क्रॉस df by dt इक्वल्स टू 0। तो कहता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपको बतानी है। एक वेक्टर फंक्शन आपके पास है कि अगर इसकी कांस्टेंट डायरेक्शन होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एफ क्रॉस df by dt इक्वल्स टू 0। df by dt यानी कि एफ वेक्टर फंक्शन का आप विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करें ना। चलिए सबसे पहले हम लेकर चलते हैं f is a vector function of variable t। देखो ये सारा कुछ मैं क्यों लिख रही हूँ ऑफ वेरिएबल t, क्योंकि आप कहते तो ये हो कि मैम हम क्वेश्चन करके आते हैं बट हमें मार्क्स नहीं मिलते। काफ़ी कमेंट में पढ़ती हूँ एग्ज़ाम के बाद और जब रिज़ल्ट आता है तब कि मैम हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया था बट हम पास नहीं हुए, या पेपर इतना अच्छा गया था कि हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए। वो एक ही रीज़न हो सकता है, सबसे मेन रीज़न कि आपको क्वेश्चन तो आता है लेकिन करने का तरीका आपका थोड़ा सा ठीक नहीं है। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ, मतलब आपके स्टेप बाय स्टेप जो एक क्वेश्चन करने का तरीका होता है, ढंग होता है ना, उसको सही बनाओ अपना, है ना। तो वो आप यहाँ पे देखोगे। हमें यहाँ पे गिवन है कि फंक्शन वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी। तो हम यहाँ पे पहले बताएंगे, डायरेक्ट ही नहीं यहाँ पे लेकर चल देंगे कि लेट एफ इज अ वेक्टर फंक्शन हैव ए कांस्टेंट डायरेक्शन, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, है ना। तो इस टाइप से इन लाइन्स को ना स्किप मत करा करो। सपोज f is यूनिट वेक्टर, यहां पे कैपिटल F लिखा है हमने, और यूनिट वेक्टर के ऊपर क्या होता है, कैप होती है। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर f। यहां पे f हमने क्या लिया, यूनिट वेक्टर लिया जो f वेक्टर की इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। ऑलराइट, देन आप कैसे लिख सकते हो भी, क्योंकि डायरेक्शन का हमें यूज करना है यहाँ पे। ओके, इफ f denotes the magnitude of vector f। देखिए वेक्टर जब हमने कहा तो हमने ऊपर एरो का सिंबल यूज करा है ना, ये हम ले लेते हैं f वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ f और वेक्टर f, इसका एक रिलेशन होता है। कैसे, जब भी हम कोई वेक्टर लेकर चलते हैं, मुझे उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है, उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, है ना। इसलिए हमें यहाँ पे, क्योंकि बोला गया है कि वेक्टर फंक्शन के पास कांस्टेंट डायरेक्शन है, कांस्टेंट डायरेक्शन है, इसका मतलब हमें यूनिट वेक्टर यहाँ पे लेना होगा। यूनिट वेक्टर लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा। तो ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा, तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी नंबर मिलते हैं आपको एग्जाम में, राइट। अगर ये मैग्नीट्यूड है f वेक्टर का और ये यूनिट वेक्टर है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको यूनिट वेक्टर ऐसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं a वेक्टर को क्या लिखूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू a का यूनिट वेक्टर। समझ में, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। क्लियर। तो यहाँ पर हम ऐसे ही बताएंगे कि भाई अगर f मैंने मैग्नीट्यूड लिया, सो f वेक्टर को मैं लिख सकती हूँ f मैग्नीट्यूड ऑफ f लिया है मैंने ये, इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ f, यानी f का जो यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पे लिया है, लाइक। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रूव करना है f क्रॉस df बाई dt इक्वल्स टू 0 आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएशन। सो डिफ्रेंशिएटिंग df बाय dt, t वेरिएबल का फंक्शन है, f एज इट इज df बाय dt प्लस df बाय dt इंटू f यूनिट वेक्टर एज इट इज। सही है। अब क्योंकि f जो मेरे पास है, जो इसकी डायरेक्शन है, चलो आगे यूज कर लेंगे, अभी मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ, फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, मुझे चाहिए f क्रॉस df बाय dt, तो मैं फर्स्ट और सेकेंड की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेती हूँ।
फर्स्ट क्रॉस सेकेंड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, एफ क्रॉस डी एफ बाय डी टी। यहाँ पर आपको एरो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना है कि एफ कौन सा है और इसका मैग्नीट्यूड कौन सा है, मतलब वेक्टर कौन सा है और इसका मैग्नीट्यूड कौन सा है ना, तो इसलिए एरो लगाना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर आ जाएगा एफ इंटू एफ यूनिट वेक्टर, पहले आप ये लिखेंगे क्योंकि आप क्रॉस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, एफ इंटू डी एफ बाय डी टी प्लस डी एफ बाय डी टी इंटू एफ। कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो स्केलर क्वांटिटी है एफ स्क्वायर दिस क्रॉस डी एफ बाई डी टी, एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी प्लस आप इसके साथ स्केलर कीजिएगा, सो एफ डी एफ बाई डी टी। अब यहां पर जो आपके पास रहेगा एफ डी एफ बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वेक्टर टू वेक्टर होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, एफ क्रॉस एफ हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, दिस इक्वल्स टू एफ स्क्वायर एफ क्रॉस डी एफ बाय डी टी प्लस सेम वेक्टर की अगर क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो जीरो हो जाता है, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास यहां से रिलेशन आ गया एफ क्रॉस डी एफ बाय डी टी इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर एफ क्रॉस डी एफ बाय डी टी। ये क्वेश्चन नंबर ले लेंगे थर्ड। अब यहाँ तक तो सिर्फ मैंने बताया है कि ये इस टर्म के इक्वल होगा। अब देख लेते हैं इफ एंड ओनली इफ में क्या प्रूव करना है आपको प्रूव करना है, अगर मैं लेकर चलती हूँ कि एफ के पास कांस्टेंट डायरेक्शन है तो मैं प्रूव करूँगी एफ क्रॉस डी एफ बाय डी टी मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब हम लेकर चलते हैं लेट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना, तो इफ एंड ओनली इफ पार्ट हमें प्रूव करना पड़ेगा। ओके, सो कंडीशन इज नेसेसरी, फर्स्ट आप लिखेंगे कंडीशन इज नेसेसरी। ओके, इसमें हम क्या लेकर चलेंगे भाई, सपोज एफ हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, एफ हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, अगर इसकी कांस्टेंट डायरेक्शन है इट मीन्स, और डायरेक्शन एफ की क्या है भाई, यहाँ पे जो एफ वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर जो हमने लिया था, जो एफ वेक्टर की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन होगी, सेम वेक्टर सेम डायरेक्शन एफ यूनिट वेक्टर की होगी। क्यों, क्योंकि एफ यूनिट वेक्टर हमने लिया था, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, जो इसकी डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन है, समझ में आया, implies that f unit vector is constant vector, constant डायरेक्शन होंगी ना, constant वेक्टर। इसी लाइन से ये निकल के आ गई क्योंकि हम ये ऊपर बता चुके हैं कि f यूनिट वेक्टर जो हमने लिया है वो f वेक्टर की डायरेक्शन में लिया है, अगर ये इसके पास कांस्टेंट डायरेक्शन है तो f यूनिट वेक्टर क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, एंड अगर ये कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। Clear? So from third, so therefore from equation third, f cross df by dt is equals to f square f unit vector cross जीरो, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यही प्रूव करना था, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन में आप क्या लेकर चलेंगे, कंडीशन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट में मुझे क्या लेना है भाई, लेट एफ क्रॉस डी एफ बाय डी टी इक्वल्स टू जीरो, एंड वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे हम प्रूव करेंगे कि एफ वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, ये मुझे प्रूव करना है। क्लियर, चलो कैसे प्रूव करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे है एफ क्रॉस, ये गिवन है, सेंस या एज एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी क्या है भाई, जीरो के इक्वल। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था एफ स्क्वायर एफ यूनिट वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी, ये किसकी, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन से,
किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, राइट। यहाँ पे जो एफ स्क्वायर है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये उधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा 0। एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी क्या मिला मुझे, 0 मिला। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब जो मेरे पास एफ यूनिट वेक्टर है, एज एफ यूनिट वेक्टर, ये क्या है भाई, इसकी जो लेंथ है वो कैसी है, कांस्टेंट है। एफ इज यूनिट वेक्टर इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। और ये मैं एक पीछे थ्योरम बता चुकी हूँ, यानी से पीछे वाली थ्योरम में आ चुका है, कांस्टेंट, कांस्टेंट लिख दिया मैंने, कांस्टेंट लेंथ देन एफ डॉट डी एफ बाई डी टी। ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर कांस्टेंट लेंथ है तो एफ डॉट डी एफ बाई डी टी क्या होता है, 0 होता है। या तो एफ 0 होगा या डी एफ बाई डी टी 0 होगा। अब एफ तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, तो यहाँ से 0 कौन होगा, डी एफ बाई डी टी। डी एफ बाई डी टी क्या आ जाएगा, 0। अगर डेरिवेटिव मेरा 0 आ रहा है, इसका मतलब एफ यूनिट वेक्टर इज अ कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेक्टर हो जाएगा। एंड एफ यूनिट वेक्टर क्या था भाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, एज एफ इज, यहाँ पर जो है इसकी लेंथ कांस्टेंट थी, ना कि वेक्टर एफ कांस्टेंट था ना, तो यहाँ से हम क्या बता रहे हैं कि एफ यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या आ गया, कांस्टेंट वेक्टर आ गया। अगर ये कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर, और एफ यूनिट वेक्टर क्या था, एज एफ इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन लिख सकते हो, अलोंग लिख सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ। क्योंकि एफ जो है वो एफ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इंप्लाइज दैट अगर यही कांस्टेंट है तो एफ वेक्टर भी क्या होगा, एफ इज ऑल्सो कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर। क्लियर, इस टाइप से आपको करना। अब देखो जरा ये थ्योरम, अगर आप शुरू से एंड तक देखिएगा तो अगर आपने ये इस टाइप से स्टेप्स फॉलो करे हैं तो आपके 100% फुल मार्क्स आएंगे, कहीं कट ही नहीं हो सकते। क्लियर, आगे देखते हैं। सेकेंड इज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व एक्स वाई और जेड की वैल्यू गिवन है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है आपको क्या, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी चीज़ है, वेलोसिटी अगर आपको चाहिए तो आपके पास एक वेक्टर होना चाहिए, आर वेक्टर क्या लेकर चलते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, वैल्यूज पुट करनी है, 3t² आई प्लस t² माइनस 2 इंटू टी जे प्लस टी क्यूब इंटू के। क्लियर, आर अगर मुझे मिल जाता है तो डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, राइट, एंड डी वी बाई डी टी बोल दीजिए, या फिर d² r बाय डी टी स्क्वायर बोल दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, जिसको हम वेक्टर a से डिनोट करते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि t इक्वल्स टू 1 पर, तो डेरिवेटिव करेंगे, डी आर बाई डी टी निकालेंगे, t को 1 पुट कर देंगे, ऐसे d² r बाई डी टी स्क्वायर निकालेंगे, t को 1 पुट कर देंगे, और इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, वेलोसिटी इन डायरेक्शन a कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, वेलोसिटी इनटू ए यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम ए यूनिट वेक्टर के साथ। तो पहले आप यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालोगे ए का, आई प्लस जे माइनस के डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 + 1 + 1 इज √3। क्लियर, सिमिलरली एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ए इज एक्सेलरेशन डॉट विद यूनिट वेक्टर ए। अच्छा, यहाँ पर हम ए वेक्टर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो ए वेक्टर से डिनोट मत करो एक्सेलरेशन को, ठीक है ना, ए वेक्टर से डिनोट मत करो। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जो भी आपकी एक्सेलरेशन रहेगी, यानी मैं यहाँ पे d² r बाई डी टी स्क्वायर लिख देती हूँ, कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हो, डॉट ए यूनिट वेक्टर। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे निकालना है। क्लियर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार देखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए एंड बी आर
constant vectors w is a constant and r is a vector function of t given by r equals to this. Show that r cross dr by dt. हमें बताना है कि इसका डेरिवेटिव के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए. तो पहले r गिवन है, dr by dt फाइंड आउट कर लीजिए. dr by dt विद रिस्पेक्ट टू t आप डिफ्रेंशिएट करेंगे. w साइन ऑफ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा ना, और w यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा. वेक्टर a प्लस विद रिस्पेक्ट टू t आप कर रहे हो डिफ्रेंशिएट, है ना, कॉस डब्ल्यू टी इंटू डब्ल्यू वैक्टर b. हमें करना है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट r क्रॉस डी आर बाय डी टी. ठीक है, r क्या है भाई, कॉस डब्ल्यू टी वैक्टर a प्लस साइन ऑफ डब्ल्यू टी वैक्टर b. क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा माइनस डब्ल्यू साइन ऑफ डब्ल्यू टी वैक्टर a प्लस w cos wt वेक्टर b. आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो वेक्टर वेक्टर के बीच में क्रॉस होता है ना, तो cos wt इंटू माइनस w साइन wt इंटू कॉस wt, और वेक्टर यहाँ पे a क्रॉस b कीजिएगा, a क्रॉस b ना कि b क्रॉस a, है ना, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ये भी नेगेटिव आएगा, माइनस w साइन स्क्वायर wt या ओमेगा जो भी है b क्रॉस a, ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, प्लस फर्स्ट एंड यहाँ पे सेकंड टर्म, ये आ जाएगा w कॉस स्क्वायर wt a क्रॉस b प्लस w इंटू साइन wt इंटू कॉस wt. यहाँ से आपके पास वेक्टर b है, यहाँ से वेक्टर b है, b क्रॉस b. ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि ये क्या आएगी, w इंटू ए क्रॉस बी आएगी, w इंटू ए क्रॉस बी. तो सिंपल सी चीज़ है, b क्रॉस, अच्छा a क्रॉस a कहाँ गया, ओके सॉरी a क्रॉस a आएगा भाई, यहाँ पे b नहीं आएगा, a क्रॉस a आएगा, दिस एंड दिस फर्स्ट के साथ क्या, राइट. तो ये तो मेरा हो गया पूरा जीरो, ये भी क्या हो गया जीरो, सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है. सो वहाँ से आ गया, इसको आप a क्रॉस b लिखेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का ये है तो मैं इसको लिख सकती हूँ w साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी इंटू ए क्रॉस बी, है ना, और यहाँ पर w इंटू कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी ए क्रॉस बी, राइट. यहाँ से आप ले सकते हो w a क्रॉस b को कॉमन, और इधर से आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1, और यहाँ पर हमें यही प्रूव करना था, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट डेरिवेटिव ऑफ दिस. जब भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या रूल मिलता है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ ए बी सी. हमारे पास रूल क्या होता है, अगर मैं a का डेरिवेटिव करती हूँ तो b और c एज इट इज रहेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही चलती रहेगी, है ना. नेक्स्ट a एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ db बाय dt इंटू c, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. नेक्स्ट ab dc बाय dt. ठीक है, ये रिजल्ट हमें यहाँ पे, या रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. तो हमें डेरिवेटिव करना है, एक बार यहाँ पे हम क्या करेंगे, r का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dr बाय dt, बाकी दो एज इट इज रहेंगे, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्लस सेकेंड टाइम आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, थर्ड टाइम आप इसका डेरिवेटिव करेंगे. जैसे यहाँ पे दो वेक्टर सेम आ गया, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, नेक्स्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर से जीरो हो जाएगा. इसके बाद जो थर्ड रहेगा वो इसका आंसर रहेगा, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स एक बार डेरिवेटिव किया तो रिजल्ट आया मेरे पास r dr बाय dt डी क्यूब r बाय dt क्यूब. इससे पहले वाले दो तो जीरो ही हो जाएंगे. सेम तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. ठीक है, हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल्स टू e रेज टू पावर t, y इक्वल्स टू cos ऑफ 3t, 2 टाइम cos ऑफ 3t, z इक्वल्स टू 2 sin 3t. डिटरमाइन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t. यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है. सिंपल सी चीज़ है, वेक्टर r मेरे पास क्या बनेगा, xi प्लस yj प्लस zk, है ना. और इसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछा गया है, डिटरमाइन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, देयर मैग्नीट्यूड एट टी इक्वल्स टू 0. तो स्टेटमेंट समझना है अच्छे से, है ना.
आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू पुट करोगे ई रेज टू पावर माइनस टी आई प्लस 2 टाइम कॉस ऑफ 3t j प्लस 2 टाइम साइन 3t के। यहाँ से dr/dt फाइंड आउट करते हैं, मीन्स आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी, है ना। यहाँ से क्या मिलेगी, वेलोसिटी dr/dt ई रेज टू पावर माइनस टी एज इट इज, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस टी का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2 टाइम साइन ऑफ 3t और 3t का डेरिवेटिव 3 × 2 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 3 आ जाएगा, 2 हमारे पास ऑलरेडी है, 2 × 3 6 कॉस ऑफ 3t के। अब कहता है कि ये तो वेलोसिटी आ गया मेरे पास एनी टाइम एनी वैल्यू ऑफ टी। अब मैग्नीट्यूड निकालो जब टी हमारा 0 होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 आप फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी मेरे पास क्या रहेगी, जहाँ जहाँ पे टी है ना वहाँ पे 0 पुट कर दो। सो वी वेलोसिटी आ जाएगी जब टी 0 है, ई रेज टू पावर 0 1 माइनस आई, यहाँ पे साइन 0 0 ये कैंसिल हो गया, कॉस 0 1 होता है प्लस 6 के। अब आपको यहाँ से चाहिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वी मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करके देखो 1 प्लस 36 जो आई का मल्टीपल है उसका स्क्वायर प्लस के का मल्टीपल का स्क्वायर, जे तो है ही नहीं, तो ये आ जाएगा √37। सिमिलरली आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन का क्या निकालना है फिर से, मैग्नीट्यूड, कब, जब टी आपके पास 0 दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ f क्रॉस g क्रॉस h। ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ आपसे ये इसलिए पूछ रहा है कि आपको रिजल्ट्स पता है कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो डेरिवेटिव अगर मैं कर रही हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के करती हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रही हूँ, डेरिवेटिव कर रही हूँ, तो ये वेक्टर 1 हो गया, ये वेक्टर 1 हो गया, है ना। सो अगर f को मैंने एज इट इज लिया तो डेरिवेटिव ऑफ f नहीं d/dt किसका, g क्रॉस h प्लस f का डिफरेंशिएशन करेंगे क्रॉस विद g क्रॉस h। समझ में आया। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कहता है कि इनके प्लेसेस चेंज नहीं होते, फर्स्ट टाइम पर अगर f है तो इसको पहले नंबर पे ही रखोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, प्लस नेक्स्ट टाइम पे आप फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव कर रहे हो तो सेकंड को इसी के प्लेस पर एज इट इज रखोगे। ये रिजल्ट आपसे पूछा गया है बस। अब यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हो आप, इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो f क्रॉस, यहाँ से आप डेरिवेटिव फिर से ओपन करोगे क्योंकि g क्रॉस h का फिर से डेरिवेटिव आ रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, g एज इट इज dh/dt प्लस dg/dt क्रॉस h प्लस, और इस टर्म को हम एज इट इज रख लेंगे, इसमें तो कुछ सॉल्व करने का है ही नहीं, है ना। सो df/dt क्रॉस g क्रॉस h। अब यहाँ देखिए जरा, अब मुझे इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे ब्रैकेट ओपन करना है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करती हूँ तो f क्रॉस, ध्यान देना मैं इस पे ब्रैकेट अप्लाई करूंगी क्योंकि मैं इस f वेक्टर की पूरे इस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ, g क्रॉस dh/dt, ठीक है। नेक्स्ट f क्रॉस ऑफ दिस वेक्टर प्लस f क्रॉस dg/dt क्रॉस h और प्लस df/dt क्रॉस g क्रॉस h। अब देख लो आप, राइट हैंड साइड पे यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो ये स्टेप, थर्ड स्टेप सिर्फ पहले नंबर पे लिखा हुआ है और कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो आपसे बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहा है कि रिजल्ट आपको पता है कि नहीं है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, c इक्वल्स टू दिस, फाइंड a क्रॉस b क्रॉस c एंड इट्स डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल्स टू π/2। अब इसमें है ही क्या, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट। बस आपसे यहाँ पे ये देखना चाह रहा है कि आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो कितनी मिस्टेक्स करते हैं। तो ये सारा प्रैक्टिस का खेल है ना, कुछ भी तो नहीं है। पहले हम b क्रॉस c फाइंड आउट कर लेंगे, b क्रॉस c डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लीजिए, है ना। b के कॉम्पोनेंट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा -3, यहाँ से c के कॉम्पोनेंट 2 3 -3, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, देन जो आंसर आएगा a के साथ क्रॉस कर देंगे, उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव कर देंगे और लास्ट में थीटा को π/2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट तो सबको ही आता होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है।
है ना। तो डिफरेंशिएशन में ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत स्टेटमेंट चेंज करके पूछा जा सकता है, बट आपको इनको अच्छे से कर लेना है। और इसके साथ साथ पुरानी प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिक भी समझ में आ जाएगा। अभी क्योंकि एग्जाम टाइम है और स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम ये फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, सिर्फ वही जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ताकि एग्जाम में भी आपका अच्छा बेनिफिट हो। सो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर यहाँ तक अच्छी लगी है आपको, कुछ आपके बेनिफिट अगर इससे होते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास में हम करेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका कंप्लीट भी बन सकता है, सो ध्यान रखना है इस चीज़ का। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, हम पहले 2 चैप्टर कर चुके हैं वेक्टर कैलकुलस के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम ये 3rd चैप्टर लेकर चल रहे हैं और मुझे आप कमेंट करके बताना कि हमें इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं क्या उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए या फिर एनालिटिक ज्योमेट्री के हमें 3rd यूनिट को लेकर चलना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट 2 यूनिट के मैं बता चुकी हूँ। ये हमने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया है। अगर वेक्टर कैलकुलस में हम देखें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके फर्स्ट 3 चैप्टर बन रहे हैं, वहाँ तक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। आपको 2 में से एक ही क्वेश्चन करना है ना, तो वहाँ फर्स्ट 3 चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पर काम करना है या फिर 3rd यूनिट पर हम मूव कर जाए, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। फिर अगर आपके कमेंट आते हैं 3rd यूनिट के लिए तो कल हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 3rd, किसके? एनालिटिक ज्योमेट्री की। चलो ये आपका यूनिट 4 में जाता है वेक्टर कैलकुलस, है ना। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्या होता है। देखो, एक आपके पास है डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, इसका क्या नाम है? डेल नाम है ना, पता ही है आपको, कर चुके हो आप तो एग्जाम आगे, है ना। तो ये जो होता है ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी कि जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जिस पर आप ऑपरेट कर दोगे, उसका ये डिफरेंशिएशन कर देगा, ठीक है। वेक्टर में हमने इसको यूज़ कैसे करना है, वेक्टर कैलकुलस में हम लेकर चल रहे हैं। तो जो डेल की वैल्यू होती है ना, वो होती है आई इंटू करली बाय करली एक्स, जे इंटू करली बाय करली वाई, के इंटू करली बाय करली जेड। अगर आपके पास कोई स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? स्केलर फंक्शन में लिख देती हूँ एक्स वाई जेड, है ना, और एक मैं ले लेती हूँ साई फंक्शन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये तो हो गया स्केलर फंक्शन और ये हो गया हमारा वेक्टर फंक्शन। क्लियर? तो अगर इस डेल को आपने स्केलर के साथ ऑपरेट कर दिया तो ये बोला जाएगा क्या? ग्रेडियंट, ठीक है। अगर आपने इस डेल को ऑपरेट कर दिया किसके साथ? फाई के साथ। फाई कैसा है? स्केलर फंक्शन है। क्लियर? तो यहां पर इसको हम बोलेंगे ग्रेड फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई लिख दीजिए या ग्रेड फाई लिख दीजिए, ठीक है। अगर इसी डेल को आपने ऑपरेट कर दिया साई के साथ, साई क्या है भाई? वेक्टर फंक्शन है, तो ये क्या बोला जाएगा? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ साई, डाइवर्जेंस को हम DIV लिख देते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस साई। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और डेल भी हमेशा कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा 2 वेक्टर के बीच में ही पॉसिबल है। सिंपल देखो, डॉट प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम, है ना। आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं भाई आई और आई का मल्टीपल प्लस जे और जे का मल्टीपल प्लस के और के का मल्टीपल, तो ये डॉट प्रोडक्ट होती है हमारी। है तो ये भी मल्टीप्लाई, ये स्केलर के साथ है तो ग्रेड फाई बोला जाएगा। अगर डेल हाँ ठीक है, डेल को अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसको डाइवर्जेंस बोला जाएगा। अब बात आती है कर्ल की। कर्ल क्या होता है? अगर इसी डेल को आप क्रॉस कर दो, ध्यान रखना, अगर मैं फाई लिखूं तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 2 वेक्टर के बीच में ही पॉसिबल है। 2 वेक्टर क्वांटिटी ही होंगी तभी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो यहाँ पर हम फाई यानी कि स्केलर फंक्शन नहीं लेंगे। इट्स अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्या आएगा? साई आएगा, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी आएगी। समझ में आया? चलो, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ वेक्टर ए,
तो ये आ जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ गया। तो डाइवर्जेंस बोल दिया, इसका मतलब आप डेल की मल्टीप्लाई वेक्टर क्वांटिटी से कर रहे हो। ग्रेड बोल दिया, इसका मतलब आप डेल की मल्टीप्लाई किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ कर रहे हो। क्लियर। और अगर आ गया कर्ल तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें पता है सिर्फ दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में ही पॉसिबल है। चलिए क्लियर यहाँ तक। चलो यहाँ पे चलते फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्केलर फंक्शन फाई इज टू बी कांस्टेंट इज दैट डेल फाई। यहाँ पे जो डेल आएगा ऐसे लिखना है भाई हमें, डेल फाई क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये छोटी सी थ्योरम आप बोल सकते हो ना। तो कहता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द स्केलर फंक्शन फाई इज टू बी कांस्टेंट। फाई अगर कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। अभी मैंने बताया आपको डेल क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है ना। अगर फाई स्केलर फंक्शन है तो इसका डेल 0 हो जाएगा, और अगर डेल फाई 0 है तो फाई हमेशा कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, सो कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी लेट फाई बी कांस्टेंट। फाई को हम क्या ले लेते हैं भाई, कांस्टेंट ले लेते हैं। हम प्रूव करेंगे कि डेल फाई हमारा 0 होगा। ठीक है, अगर फाई मैंने कांस्टेंट लिया सो दैट अगर मैं फाई का डेरिवेटिव करती हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो टोटल। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते हैं हम, जब हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है। क्या, एक से ज़्यादा। अगर फाई फंक्शन है एक्स वाई जेड का या फाई फंक्शन है एक्स वाई का, तब अगर मैं फाई को डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मुझे करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई इस टाइप से बताना पड़ेगा जब मैं डेरिवेटिव कर रही हूँ तो। ठीक है, अगर फाई फंक्शन ओनली एक्स वेरिएबल का होता है तब हम क्या लिखते हैं, डी फाई बाय डी एक्स, यानी कि टोटल डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर फाई कांस्टेंट फंक्शन है सो करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई, करली फाई बाय करली जेड क्या होगा, 0। क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा, है ना। सो नाउ जो हमें प्रूव करना है वो लेकर चलते हैं। बाय डेफिनेशन, नाउ बाय डेफिनेशन डेल फाई इज इक्वल्स टू करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई, मैं डेल की वैल्यू पुट कर रही हूँ, के करली बाय करली जेड इंटू फाई, मल्टीप्लाई कर दो, आई करली फाई बाय करली एक्स प्लस जे करली फाई बाय करली वाई प्लस के करली फाई बाय करली जेड, और ये तीनों की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि फाई हमने लिया कांस्टेंट फंक्शन। तो डेल फाई क्या आ गया, 0। इसी तरीके से डेल फाई अगर मैं 0 लेकर चल रही हूँ, इट मीन्स देखो कन्वर्स पार्ट बिल्कुल इसका उल्टा है, यानी कि कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, डेल फाई को 0 लेंगे, है ना। डेल फाई 0 इट मीन्स दिस टर्म इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 तो फाई मैंने कॉमन ले लिया, ये 0, या आप ये बोल सकते हो कि तीन टर्म्स का तीन टर्म्स का एडिशन अगर 0 आ रहा है, इट मीन्स ये भी इक्वल्स टू 0 होगा, ये भी इक्वल्स टू 0 होगा और ये भी इक्वल्स टू 0 होगा, तभी पॉसिबल है तीनों का सम 0 आ जाए। क्लियर दिस पॉइंट। और अगर ये 0 आ गए, इसका मतलब करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई, करली फाई बाय करली जेड 0 आ रहा है, इट मीन्स ये कब पॉसिबल है, जब फाई कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ फाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 4, पावर्स में गिवन है, डाइवर्जेंस ग्रेड फाई निकालिए। अभी मैंने आपको समझाया था, ग्रेड फाई बोल रहे हैं, ग्रेड फाई इट मीन्स डेल इंटू फाई। देखो जब फाई यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है और आपने डेल ऑपरेट करना है तो क्या बोला जाएगा, ग्रेड बोला जाएगा ना, ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो आई करली बाय करली एक्स, फाई से मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4 प्लस जे इंटू करली बाय करली वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, z4 प्लस के इंटू करली बाय करली जेड एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z4। कर दीजिए फटाफट सॉल्व। पहले हम ये वाला स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद डाइवर्जेंस क्यों लिखा है इसने यहाँ पे वो भी बताएंगे। देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, इस क्वांटिटी का आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई क्यूब z4 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये कांस्टेंट का काम करेंगे और एज इट इज रहेंगे, जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है वो एज इट इज आता है ना, प्लस जे इंटू यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू वाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, 3y स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन z4 एज इट इज, क्योंकि एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं हम पार्शियल डिफरेंस। 15 मिनट में मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करवाया है
और आज पहली बार मैंने फ़्लाइट मोड नहीं किया मोबाइल पर, और पीछे से कोई कॉल आ गया क्योंकि स्क्रीन हमें दिखाई नहीं देती है, कैमरा होता है बैक साइड, और मेरी जो वीडियो है वो बैक कर गई। बड़ा दुख हो रहा है भाई, बहुत दुख हो रहा है। इतना अच्छे डिटेल से समझाया था ना मैंने ये क्वेश्चन, और वीडियो जो है वो ऑफ हो गई। चलो दोबारा देखते हैं कहाँ से ऑफ हुई है, अभी बताते हैं भाई। स्टार्टिंग से ही होगी यार ये तो, ओह माय गॉड। चलो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब सॉल्व तो मैं कर चुकी हूँ। चलो देखिए, डेल स्क्वायर आर इंटू आर इंटू वैक्टर आर हमारे पास था। हमें यहाँ पे डेल स्क्वायर इंटू आर को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। ये समझ में पता ही होगा सबको, वेक्टर आर ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड आउट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये आएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, आर गिवन है, पुट कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखोगे, ये रिलेशन हमेशा याद रखोगे। किसी क्वेश्चन में नहीं भी दिया गया है तो ये अंडरस्टूड है इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलो, डेल स्क्वायर आर इंटू आर वैक्टर, इसको मैंने ओपन कर दिया, डेल स्क्वायर को डेल इंटू डेल लिख दिया। पहले हम ये वाली टर्म सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम ये वाली टर्म सॉल्व करते हैं। इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये वाली टर्म उठा ली, यहाँ पे मैं लेकर चल रही हूँ। डेल ओपन कीजिए, दो क्वांटिटी ले लीजिए, वेक्टर और स्केलर कुछ भी हो सकता है। डेल ऑपरेट करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो जैसे डिफरेंशिएशन का रूल होता है वही होगा। एक बार आर पर डेल ऑपरेट किया तो वेक्टर आर एज इट इज प्लस आर एज इट इज, तो वेक्टर आर पर डेल ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, डेल डॉट आर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसको ग्रेड आर लिख सकते हो, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप डाइवर्जेंस आर लिख सकते हो। अभी इसको छोड़ दो, उधर वाले को, सिर्फ इधर फोकस कर लो। अब यहाँ पे है ना, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ। इसको हमने इक्वेशन सेकंड लिया था, बाद में मैंने रफ कर दिया था एक बार इसको सॉल्व करते हुए। चलो, यहाँ पर मैंने लिया कौन सा, डेल डॉट आर, जो स्केलर क्वांटिटी है। डेल की वैल्यू पुट की, यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी। मैंने कहा था याद रखना आर की वैल्यू, है ना। अब यहाँ से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो करली बाय करली एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने डायरेक्ट कर दिया है। मतलब आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर ले एक बारी इसको, इस टर्म को इसके साथ, इस टर्म को इसके साथ, इस टर्म को इसके साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 टाइम रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, एंड जब बेस का कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, y और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एडिशन में है तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू जब y कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू k डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, ओके। इसको लिख दिया मैंने यहाँ पर x बाय, इसकी वैल्यू वापस पुट कर दी मैंने r, यहाँ पर भी वैल्यू r और यहाँ पर भी वैल्यू r। 1/r थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, ये वैल्यू बच गई, और ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वेक्टर आर लिख सकती हूँ। सो आर डिवाइड बाय वेक्टर आर डिवाइड बाय आर आ जाएगा, ओके। इसके बाद मैंने सॉल्व किया डेल डॉट आर, वेक्टर आर हम लेकर चले हैं अब की बार, ठीक है। तो वेक्टर आर की वैल्यू पुट करो, और यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करना है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट ही होगा, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं स्पेसिफिकली, है ना। सो करली बाय करली एक्स इंटू एक्स 1 हो गया, करली बाय करली वाई इंटू वाई 1 हो गया, करली बाय करली जेड इंटू जेड 1 हो गया। वह आंसर आ गया 3। दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। इसकी वैल्यू निकाली थी मैंने, डेल डॉट आर की वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया आर बाय आर, मल्टीप्लाई में कौन है, वेक्टर आर है, ठीक है, प्लस आर इंटू डेल डॉट आर। डेल डॉट आर की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। अब यहाँ से 1/r, आर डॉट आर कीजिए, आर की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, यानी आर को आर के साथ डॉट कीजिएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू होती है, आर स्क्वायर की, प्लस 3r चल रहा है, आर से आर कैंसिल, यहाँ पे आ गया आर प्लस 3r, वैल्यू आ गई 4r। क्लियर। अब हमने सिर्फ एक डेल सॉल्व किया था, हमने सिर्फ एक डेल सॉल्व किया था। अब हम दूसरा डेल ऑपरेट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या मिली, 4r। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करवाती हूँ, डेल स्क्वायर इंटू आर इंटू वेक्टर आर इज इक्वल्स टू डेल इंटू 4r। एक बार डेल जब मैंने ऑपरेट किया तो वैल्यू मिली मुझे 4r, ठीक है। इसको ऑपरेट करते हैं, करली बाय करली एक्स इंटू 4 टाइम आर, जे इंटू करली बाय करली वाई इंटू 4 टाइम आर,
के इंटू करली वाई करली जेड इंटू 4 टाइम आर। ठीक है भाई, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए आप। यहाँ पर मुझे पार्शियल डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है ये समझ लो। आर क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आर किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो करली आर बाय करली एक्स करोगे, है ना, करली आर बाय करली एक्स करोगे। सो ये आ जाएगा 1/2 टाइम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ये ऊपर कर चुके हैं हम, ये वाला स्टेप यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। इनटू बेस का डेरिवेटिव करोगे तो 2 टाइम एक्स कैंसिल हो गया, x डिवाइड बाय ये वापस पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या है, r है, तो ये आ जाएगा x बाई आर। तो करली बाय करली x की वैल्यू ना क्या होती है, x बाई आर होती है, याद रखो इसको, ठीक है। चलो यहाँ से करते हैं, i इंटू 4 टाइम करली आर बाई करली x, j इंटू 4 टाइम करली आर बाय करली y, k इंटू 4 टाइम करली आर बाय करली z। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास हाँ जी, इसकी वैल्यू आ जाएगी x बाई आर। सो दिस इज x बाई आर प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी y बाई आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम ओ प्लस z बाई आर, ठीक है। इसके साथ j चल रहा है, इसके साथ k चल रहा है, यूनिट वेक्टर 4 टाइम डिवाइड बाय r, कॉमन आ गया, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के 4 टाइम वेक्टर r डिवाइड बाय r, ये आ गया। राइट हैंड साइड देखिए जरा, राइट हैंड साइड पे क्या प्रूव करना था, 4 डिवाइड बाय r इंटू वेक्टर r, मिल गया हमें। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल ही स्किप नहीं करने, चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चाहे वो आपका एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट r raised to power n into r is irrotational। अब irrotational क्या होता है भाई, irrotational क्या होता है, डेल क्रॉस, irrotational बोलेगा तो डेल क्रॉस r क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। implies that या if and only if r is irrotational, आर को हम क्या कहेंगे इस केस में, इरोटेशनल कहेंगे। अब कहता है कि ये वाली वैल्यू जो है प्रूव करो कि ये इरोटेशनल है। इट मीन्स मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे यहाँ पे ये प्रूव करना है कि डेल क्रॉस आर एन इंटू वैक्टर आर क्या मिले, मुझे 0 मिले। यहाँ पे वेक्टर आर ये है और आर यहाँ पे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो मैंने पहले ही कहा था आपको, ये मैग्नीट्यूड वाला जो रहेगा ना, इसको आप अच्छे से करके चलना, ठीक है। चलिए देखिए कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना भाई कितने स्टूडेंट्स को ये आता है। सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डेल क्रॉस ऑफ दिस, यानी कि मुझे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, किसके साथ, r रेज टू पावर n वेक्टर r के साथ। ओके, कर्ल और r दिस। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं दो क्वांटिटी के साथ अगर आप डेल की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा कर्ल ऑफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ल ऑफ आर एन वेक्टर आर, ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डेल क्रॉस एनी नंबर उसको हम कर्ल ही कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया डेल क्रॉस आर रेज टू पावर एन इंटू वैक्टर आर, दिस इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है, ओपन कर लिए, कैसे करेंगे भाई, डेल इंटू आर रेज टू पावर एन। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं लिख रही हूँ उसके बाद इस फॉर्म में लिख के बताती हूँ, ठीक है। सो डेल इंटू आर रेज टू पावर एन क्रॉस विद वेक्टर आर प्लस आर रेज टू पावर एन डेल क्रॉस वेक्टर आर। देखो जैसे हमने ग्रेडियंट में किया था, ग्रेडियंट का मतलब डाइवर्जेंस में, डाइवर्जेंस अगर मैं करती हूँ ना, 2 वेक्टर नंबर्स के बीच में डाइवर्जेंस अगर हम अप्लाई करते हैं, या कोई भी स्केलर कुछ भी ले लीजिए, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो, तो यहाँ पर अगर ओपन करेंगे तो मुझे पता है R1 एज इट इज़ डेल R2 हो जाएगा प्लस डेल R1 डेल R1 R2 एज इट इज़ हो जाएगा। यानी R1 पर डेल ऑपरेट किया तो R2 एज इट इज़ आ गया, R2 पर ऑपरेट करोगे तो R1 एज इट इज़ आ गया। क्रॉस के केस में क्या होता है, अगर ये स्केलर नंबर है
अगर ये स्केलर नंबर है तो आप इसके साथ क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब इसको एज इट इज लिया, इसके साथ क्रॉस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या करते हैं, डेल इनटू आर एन करते हैं यहाँ पे। अब डेल वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, और ये जो आर है मेरे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके साथ क्या करेगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट करेगा। समझ में? तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अगर एक आपके पास हो स्केलर क्वांटिटी, एक आपके पास हो वेक्टर क्वांटिटी, और आपको ऑपरेट करना है डेल क्रॉस, दो नंबर्स के अगर मल्टीप्लाई पर आप क्रॉस कर रहे हो डेल के साथ, तो डेल का रूल ये कहता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है उसके साथ सिंबल मल्टीप्लाई करके दूसरे के साथ क्रॉस कर देगा। फिर प्लस आर एन को मैंने एज इट इज लिया, अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी था इसलिए इसके साथ क्रॉस कर जाएगा ये। समझ में आया? तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम ये लिखते हैं कि कर्ल, अगर यहाँ पे गिवन हो आपको फाई रिप्रेजेंट हमेशा किसको करेगा, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी को। ठीक है, ऑलवेज हम यही लेकर चलते हैं। मैं मान लेती हूँ फाई स्केलर फंक्शन है मेरा और आर कैसा है, वेक्टर फंक्शन है। तो इसको अगर मैं ओपन करती हूँ, अगर कर्ल अप्लाई करती हूँ एक स्केलर और एक वेक्टर फंक्शन की प्रोडक्ट पर, तो रिजल्ट ये कहता है कि ग्रेड फाई क्रॉस वेक्टर आर प्लस फाई कर्ल वेक्टर आर, ये रिजल्ट होता है इसका। चलो अब हमारा काम करते हैं अब आगे। यहाँ पर मैं इसको ले लेती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसकी टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है, सबसे पहले मैं डेल आर रेज टू पावर एन सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, डेल इंटू आर रेज टू पावर एन कैसे सॉल्व करेंगे भाई, डेल आई करली बाय करली एक्स इंटू आर की पावर एन, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं ना ये, चलो आज की क्लास थोड़ी लेंथी होगी, इंटू आर रेज टू पावर एन प्लस जे करली बाय करली वाई आर रेज टू पावर एन प्लस के करली बाय करली जेड आर रेज टू पावर एन। ठीक है, करली बाय करली एक्स यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपको, तो क्या करेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन आर रेज टू पावर एन माइनस वन, फिर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, जे एन इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन करली आर बाय करली वाई, के इंटू एन इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन करली आर बाय करली जेड। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, पीछे भी मैं बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन आ रहा है, एन इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन कॉमन आ रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स बाई आर। कैसे आया, पीछे वाले क्वेश्चन में समझा चुके हूँ। यहाँ पे ये कॉमन आ गया, ये आ गया वाई बाई आर, जे ये कॉमन आ गया, ये आ गया जेड बाई आर इंटू के। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन ले लो, एन आर रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या मिला मुझे, वेक्टर आर मिला। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू आर रेज टू पावर, इसको ऊपर लेकर जाओ, जैसे आप ऊपर लेकर जाएंगे पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास आर की पावर एन माइनस टू, ठीक है, इंटू वेक्टर आर। क्लियर दिस पॉइंट। सो ये मेरे पास आ गया एक टर्म की वैल्यू। सेकंड की निकाल लो, डेल क्रॉस आर देख लीजिए, डेल क्रॉस आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आई जे के, डेल के कंपोनेंट होते हैं करली वाई करली एक्स, करली वाई करली वाई, करली वाई करली जेड, आर के कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई जेड। दिस इक्वल्स टू आई इंटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, सो आई इंटू करली जेड बाय करली वाई, करली जेड बाय करली वाई माइनस करली वाई बाय करली जेड। तो देखो जब जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव है तो क्या जाएगा, जीरो जाएगा। समझ में? तो जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड जीरो। इसी टाइप से जे का कंपोनेंट जीरो आ जाएगा, इसी टाइप से के का कंपोनेंट नहीं मल्टीपल जीरो आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई मेरे पास जीरो। तो जो वैल्यू है इधर हम सॉल्व कर रहे थे दिस, मुझे इरोटेशनल प्रूव करना था ना, मुझे इरोटेशनल प्रूव करना था, तो हम यहाँ पर लेकर चले हैं। अच्छा ये तो मेरा जीरो नहीं बना भाई, ये जीरो कैसे बनेगा, डेल इंटू हमने एक ही सॉल्व किया है ना, जस्ट ए मिनट, ये तो डेल क्रॉस आर तो मेरा जीरो हो गया, डेल क्रॉस आर जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, इसको भी अच्छा ठीक है, अभी केवल मैंने ये वाली वैल्यू सॉल्व की है ना,
केवल ये वाली वैल्यू सॉल्व की है, इसको उठाओ यहाँ पुट कर दो, दोनों वैल्यूज़ को उठाओ फर्स्ट में पुट कर दो। सो पुट इन फर्स्ट डेल क्रॉस r raised to power n into r, दिस इक्वल्स टू क्या था ये, हो जा भाई, हाँ जी, मैं यहाँ पुट कर रही हूँ इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू आई है 10 n इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू वैक्टर r, ठीक है, ये वैल्यू। और क्या कर रहा है ये क्रॉस कर रहा है r के साथ क्रॉस कर रहा है, प्लस r रेज टू पावर n, ये वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, ये वैल्यू मेरी 0 आई है। n इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 2, ये तो हो गया स्केलर क्वांटिटी। इधर से क्या मिला मुझे, r क्रॉस r प्लस 0, और r क्रॉस r सेम, अगर वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होता है, 0 होता है। अगर हमने इसको क्या करा, डेल क्रॉस यानी कर्ल फाइंड आउट करा, और मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया, इट मीन्स r रेज टू पावर n इंटू वैक्टर r इज इररोटेशनल। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शो दैट फंक्शन 1/r where r equals to magnitude of vector r is harmonic function provided that r not equals to 0। ये प्रूव करो कि ये कैसा होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। अब देखो ये जो हार्मोनिक फंक्शन है या फिर ये आ जाए कि भाई ये क्या है, इरोटेशनल है, सोलेनोइडल है, तो इनकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से भी क्वेश्चन 100% बन सकता है भाई, बन क्या सकता है, बन ही रहा है, देख ही रहे हैं आप, है ना। चलो, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन जब हम ये प्रूव करें, इफ एंड ओनली इफ डेल स्क्वायर, किसको प्रूव करना है, 1/r को प्रूव करना है, 1/r क्या मिले मुझे, 0 मिले, ठीक है। जब डेल स्क्वायर 1/r क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये आप सॉल्व कर ही सकते हो। आप एक बार डेल इंटू 1/r लिखेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर अगेन डेल ऑपरेट करेंगे, और इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो क्या होती है, हार्मोनिक फंक्शन होता है। अगर आपसे पूछा जाए सोलेनोइडल, ये कब होता है भाई, इफ एंड ओनली इफ डेल डॉट कोई भी वेक्टर गिवन है, ये डाइवर्जेंस हमारा अगर r आ जाता है, डाइवर्जेंस अगर 0 आ जाता है तो उसको बोलते हैं सोलेनोइडल, ठीक है। इरोटेशनल हो गया, सोलेनोइडल हो गया, और हार्मोनिक हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करना आप। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट कर्ल ऑफ a क्रॉस r डिवाइड बाय r क्यूब। मैंने कहा था कि जिस पर एरो नहीं है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो ये क्वेश्चन ना देखने में ही इतना आपको लग रहा है कि बहुत लेंथी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, वेक्टर a को आप ले लीजिए a1i, a2j, a3k, ठीक है, और r वेक्टर को ले लीजिए xi, yj, zk, ठीक है। इसको प्रूव करना है कि मुझे क्या करना है, डेल कर्ल ऑफ दिस, यानी कि डेल क्रॉस ऑफ दिस क्वांटिटी, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इसको ओपन कर लेना है, a क्रॉस r, a वेक्टर ये हो गया, r मेरे पास क्या होता है, xi, yj, zk, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि a जो वेक्टर है ना वो कांस्टेंट वेक्टर है, यानी कि ये जो a1, a2, a3 है ना, इनका डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा, समझ में आया। तो a क्रॉस r की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड बाय r क्यूब करेंगे तो r क्यूब सबके डिवाइड में जाएगा। a क्रॉस r कीजिएगा तो वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी i j k के मल्टीपल मुझे मिलेंगे, फिर r क्यूब से डिवाइड करोगे, फिर डेल क्रॉस कर देंगे उसको। बिल्कुल भी टफ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बिल्कुल टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, आपका आंसर ये आना चाहिए, ऑलराइट। आप इसको अगर चाहो तो एक और मेथड भी है सॉल्व करने का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेल क्रॉस, यानी कर्ल की प्रॉपर्टीज़। अगर मुझे कर्ल ऑफ u बाई v ओपन करना है, कर्ल ऑफ डेल क्रॉस f बाई g ले लीजिए, f बाई g ओपन करना है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, पहले हम f बाई जी की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फिर जो न्यूमरेटर है उसको अलग से सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करेंगे, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी कर सकते हो आप, ऑलराइट। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a इंटू डेल इंटू बी वेक्टर डॉट डेल इंटू 1/r। जरा ध्यान से देखो, a वेक्टर इंटू डेल
फिर ब्रैकेट यानी डेल ऑपरेट करना है इस नंबर पर, और ये क्या है बी डॉट डेल इंटू 1/r। 1/r क्या है, स्केलर नंबर है, डेल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, और वेक्टर क्वांटिटी बी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी बट कांस्टेंट वेक्टर है, ध्यान रखना लास्ट में बोला गया है। तो इन दोनों वेक्टर की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट प्रोडक्ट में ही आएगा ना, तो ये आ जाएगा बी डॉट दिस। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम डेल इंटू 1/r सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो डेल इंटू 1/r क्या आ जाएगा, आई इंटू विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करो 1/r का, सो माइनस 1/r² इंटू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, प्लस जे माइनस 1/r² करली आर बाय करली वाई प्लस के माइनस 1/r² करली आर बाय करली जेड। यहाँ पर एक्स करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू पुट करोगे क्या, x/r, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे पुट करोगे y/r z/r, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 1/r³ कॉमन मिल गया मुझे यहाँ से, इधर आ गया xi, यहाँ से भी सेम कॉमन आएगा, वहाँ से भी सेम कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा yj, इधर आ जाएगा लास्ट में z इंटू के, तो ये आ गया माइनस 1/r³ इंटू वेक्टर r, ये वैल्यू आ जाएगी। इस पर फिर से आपको डेल ऑपरेट करना है, ये पीछे मैं करवा चुकी हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। अब r डिवाइड बाय r³ है तो यहाँ पर डेल ऑपरेट कैसे करेंगे, यहाँ पे u/v मेथड अप्लाई करना पड़ेगा ना। फिर लास्ट में हमें a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है, ठीक है ना। तो a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके आंसर ये आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। किसी भी स्टूडेंट का अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हो, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। 8053633433 आप इस नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द कांस्टेंट ABC सो दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ XYZ, ये आपके पास फाई स्केलर फंक्शन यहाँ पे गिवन है, फाई ऑफ XYZ एट दिस हैज़ अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 इन द डायरेक्शन पैरेलल टू Z एक्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कितने स्टूडेंट्स को कर सकते हैं ज़रूर बताना, और इसका अगर सोल्यूशन किसी को नहीं आता है तो कमेंट कर देना भाई, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर लेंगे 100%, ठीक है। तो आज की क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं इस टाइम पर आकर के, क्योंकि सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अगर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपने मेरा मैथ्स एप्लीकेशन पर जाकर के एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस कोर्स ओपन करो, कंटेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी ले सकते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। सो अच्छे से ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कर दिया करो यार अगर पसंद आती है तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।